वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल भाई आप लोगों के? हर्ष, प्रताप, अंकित, राहुल, तन्मय, सुनील, गौरव, निधि, पारुल, मयंक, मारुति, निधि, शिखा, वर्षा, पारुल, मयंक, प्रीति, गौरव, श्याम, विनय। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ जी। सर आप ब्लर दिख रहे हैं। पॉज, इसके बैकवर्ड 10 सेकंड, इसके फॉरवर्ड 10 सेकंड, म्यूट, स्ट्रीम, टाइप, लाइव। क्या कहना चाह रहे हो तुम? हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? हैं? क्या कहना चाहते हो? समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाहते हो। हैं? सर नॉट झकास। क्यों भैया झकास क्यों नहीं हो? झकास क्यों नहीं हो? क्या रीजन है कि आप झकास नहीं हो? हम्म। क्या रीजन है जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है? आप तकलीफ में क्यों हो? आप किस परेशानी में जूझ रहे हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज करियरविल एप्लीकेशन पर लास्ट डे है। किसका? सीटिंग अरेंजमेंट का। आज सीटिंग अरेंजमेंट की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी। बहुत ही शानदार जानदार, है ना, अल्टीमेट चैप्टर है ये सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको आज हम खत्म करने वाले हैं। और क्योंकि अब सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, है ना, अब हर एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सीटिंग अरेंजमेंट ने धुआं कर रखा है। हर एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। अब ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ना पूछा जा रहा हो। अब हर एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसीलिए सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को हमने पढ़ा दिया, है ना। और बेहतरीन लेवल तक भी हमने पढ़ा दिया इसको। पहले हमने क्लोज फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस किए थे, फिर मॉडरेट क्वेश्चन किए, फिर हमने ओपन फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस किए, फिर हमने ओपन फॉर्म के मॉडरेट क्वेश्चंस किए, है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको मेंस की प्रैक्टिस कराई, एसएससी मेंस में जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके बाद हमने मेंस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी बहुत शानदार तरीके से। खतरनाक एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। और खतरनाक एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, कल जो सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो वाला क्वेश्चन आपने बनाया था, घर पर कितनी बार सॉल्व किया? कम से कम 5 बार या 6 बार? हम्म। लेकिन अल्टीमेट मजा सा आ गया होगा वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके। तो जो सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था ना, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आज एक और मैं आपके सामने पेश करता हूँ आपकी खिदमत में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। एक हेल्प चाहिए सर, बताओ क्या हेल्प करते हैं? सर एक आप ही हो जो जेनुअनली पढ़ाते हैं, है? ऐसा कुछ नहीं है, सारे टीचर बहुत बढ़िया जेनुअनली पढ़ाते हैं, है ना। आप बहुत पंक्चुअल भी सर। मैं अभी 12th पास किया हूँ, मैं आपकी मेन बुक भी लिया हूँ, मैं बैंक की बुक ले सकता हूँ आपकी। अगर आपको सिर्फ देखो, बैंक की बुक उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के अलावा बाकी एग्जाम दे रहे हो तो आपको सिर्फ मेन बुक लेनी है बस। बैंकिंग की बुक ओनली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स। बैंकिंग की बुक ओनली फॉर बैंकिंग स्टूडेंट्स। वॉल्यूम तो सही आ रही है। गगन सर ने कोई करियर बिल नहीं छोड़ा भाई, गगन सर करियर बिल में ही है। किसने कह दिया तुमसे गगन सर ने करियर बिल में छोड़ दिया? गगन सर ने कोई करियर बिल नहीं छोड़ा मेरी जान। वो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, वो हमें छोड़ के कहाँ जाएंगे गगन सर।
बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ क्वेश्चन। बनाओ बनाओ बेटा, जल्दी से बनाओ। सर मैंने इस ईयर ही 12th पास करी है और आपका रीजनिंग का बैच खत्म होने वाला है, और मैंने फर्स्ट टाइम ही रीजनिंग पढ़ी थी, लेकिन रीजनिंग स्टार्टिंग से ही क्रिस्टल क्लियर चल रही है, और सीटिंग अरेंजमेंट के मेंस वाले क्वेश्चन करके तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब आपका बैच खत्म होने के बाद मुझे आपकी कौन सी बुक लेनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए? देखो, मैंने आपको कई बार बताया है, प्रैक्टिस के लिए जो मेन तरीका है वो क्या तरीका है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले है ना, सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस करते हैं, तो जो क्लास के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास के क्वेश्चंस, क्लास के क्वेश्चंस की ही सबसे ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि जो क्लास के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टाइप वाइज होते हैं, टाइप वाइज। तो टाइप वाइज होने की वजह से ना, टाइप वाइज होने की वजह से हमें पहले से पता होता है कि इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगेगी। इसीलिए क्लास के क्वेश्चंस की जब हम प्रैक्टिस करने लग रहे होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि हमारे दिमाग को पहले से पता है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, कौन सी ट्रिक लगेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद ना हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। और ये जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होती है, ये जो चैप्टर वाइज हमारी प्रैक्टिस होती है, वो कहाँ से होगी? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी बेटा। नोट्स इसके कितने तरीके हैं? इसके कई सारे तरीके हैं। जो नोट सेक्शन हमारा बना हुआ है करियरविल एप्लीकेशन पर, उस नोट सेक्शन में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट्स मिले हुए हैं। दूसरा जो तरीका है वो है मेरी वाली जो रीजनिंग की बुक है, वो वाली हमारी जो मेन बुक है रीजनिंग की, है ना, मेरी वाली रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय। आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वाइट कवर पेज की जो हमारी बुक है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक पीवाईक्यू की हमारी बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जिसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दी हुई है, ठीक है। हाँ जी। तो ये बिल्कुल फ्री में आपको चीजें मिली हुई हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीजें मिली हुई हैं, ये आपको पेड लेनी पड़ती है। तो आप क्लास क्वेश्चंस के बाद जो प्रैक्टिस करते हैं, वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बेटा यहाँ से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि इसमें उस चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, ताकि उस चैप्टर में हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। और जब हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, जैसे एक बच्चे ने बोला अभी कि जैसे ही मैंने एसएससी मेंस के क्वेश्चन लगाए तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने से ना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, जो बाकी बच्चों के अंदर नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। समझ रहे हो? जी हाँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को ना, है ना, मोक लगाने होते हैं, मोक टेस्ट। अब ये जो मोक टेस्ट है, मैंने 100 मोक टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे पिन किए हुए हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पे 100 मोक टेस्ट मैंने क्या किए हुए हैं, पिन किया हुआ है मैसेज विद वीडियो सोल्यूशन, विद वीडियो सोल्यूशन,
तो उसके बाद आप ये 100 मॉक टेस्ट लगा लो मेरे, ये मेरे 100 मॉक टेस्ट लगा लो, और ये भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। बस इतना करना और इसके अलावा कुछ नहीं करना, और आपकी रीजनिंग आपसे फिर कोई नहीं छीन सकता। आपके इतनी बेहतरीन रीजनिंग हो जाएगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। ये काम आप लोगों को करना है बस। पहले क्लास के क्वेश्चंस, फिर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, और फिर आपको मॉक टेस्ट। ये चीजें फ्री में मिली हुई हैं, ये भी फ्री में मिला हुआ है, ये भी फ्री में मिला हुआ है, और ये भी आपको सब फ्री में मिला हुआ है। जो पेड है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ये वाइट कवर पेज वाली बुक है। इसके अलावा सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है। तो ये है एक शानदार तरीका प्रैक्टिस का। ये है एक शानदार तरीका प्रैक्टिस का। ये है एक शानदार तरीका प्रैक्टिस का। ठीक है। हाँ जी। बैंक की तैयारी के लिए सिर्फ बैंकिंग के ही चैप्टर्स लगाने, जो 19 चैप्टर्स हैं। बनाओ बेटा, क्वेश्चन बनाओ। खतरनाक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन खतरनाक है। और इससे पहले इससे पहले दो चीजें और हैं। इससे पहले आपको दो चीजें और करनी होती हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, है ना। कंप्लीट नोट्स नहीं बनाने होते, शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। और उन शॉर्ट नोट्स का ही रिवीजन करना होता है टाइम टू टाइम। उन शॉर्ट नोट्स का ही रिवीजन टाइम टू टाइम करना होता है। ये दो चीजें हम साथ के साथ भी करते हैं, है ना। और रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए हमारे पास हमारे खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे। रिवीजन के लिए हमारे पास खुद के शॉर्ट नोट्स होंगे। दूसरा, हमारे पास क्लास पीएनजी होगी, क्लास पीएनजी से। और तीसरा, हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास है। तीसरा हमारे पास, है ना, रिकॉर्डेड क्लास है। रिकॉर्डेड क्लास, है ना। तो आप कहीं से भी अपनी मर्जी से, अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हो। आप क्लास पीएनजी से भी रिवीजन कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड क्लास से भी रिवीजन कर सकते हो। आप कहीं से भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। फिर साथ के साथ ये प्रैक्टिस इस तरीके से चलती है। तो ये चीजें अगर आप लाइफ में करते हो तो आपकी रीजनिंग बिल्कुल खत्म हो जानी है। बिल्कुल खत्म हो जानी है रीजनिंग, पूरे तरीके से। ये रीजनिंग की मेन स्ट्रेटेजी है। और मैं तो कहूंगा ये रीजनिंग की स्ट्रेटेजी नहीं, ये हर 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 सब्जेक्ट की यही स्ट्रेटेजी है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप तैयार करना चाहते हो तो इसी स्ट्रेटेजी से तैयार कर सकते हो, है ना। ये आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी है कि आपको स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। बैंकिंग की में बेटा सिर्फ 19 चैप्टर आते हैं, बैंकिंग में सारे चैप्टर नहीं आते, है ना। बैंकिंग वाले बच्चों को ना पता है क्या करना होता है, उनको कुछ नहीं करना होता। एक छोटा सा काम बस करना है, रेगुलर बेसिस पे सीटिंग अरेंजमेंट पजल का एक एक क्वेश्चन लगाते जाओ, सिलॉक्स के क्वेश्चंस लगाते जाओ बस। और मैथ्स की कैलकुलेशन इंप्रूव कर लो बैंकिंग वाले बच्चे, इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, है ना। बहुत खतरनाक इंग्लिश आती है बट व्हाइट वाली बुक के नोट्स नहीं बनाने, वो बुक खुद अपने आप में नोट्स है, वो बुक खुद अपने आप में नोट्स है। रीजनिंग बुक के जो डाउट्स हैं वो सोल्यूशन भी दिया हुआ है, और मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो सोल्यूशन भी है रीजनिंग बुक का, वहां से भी वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं।
जी। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार ये क्वेश्चन है आपकी नजरों के सामने। और सीटिंग अरेंजमेंट वाकई में जब आपने सॉल्व किया तो एक अलग लेवल का जीवन में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जिनसे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ पढ़ लेंगे लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना। हालांकि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये पीओ मेंस लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट है, बैंक पीओ मेंस लेवल की। और इस सिटिंग अरेंजमेंट से एक अरेंजमेंट को बनाने के बाद ना पूरे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एसएससी लेवल और रेलवे की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी, रेलवे और एसएससी की, वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा थी। अब हम रेलवे और एसएससी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं और ये बैंक लेवल पर पहुंच चुके हैं। अगर आपको बैंक का पेपर नहीं भी देना है तो एटलीस्ट लाइव क्लास में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो, भले ही बाद में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करना, लेकिन एटलीस्ट आपको लगे तो सही कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है ना। चलिए साहब, 8 मित्र हैं जो एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर फेस करके बैठे हैं। ईच ऑफ देम विल सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन डिफरेंट मंथ। ठीक है, पहला पॉइंट है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। सबसे पहला पॉइंट है ए डी के दाईं ओर तीसरा है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, जहां भी डी बैठा है उसका थर्ड राइट, 1 2 3। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। only one person only one person sits between A and the one whose birthday is in the month which has 30 days। ए और जिसका जन्मदिन उस महीने में है जिसमें 30 दिन होते हैं के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। बेटा ये बताओ 30 दिन किस महीने में है? जनवरी में नहीं है, फरवरी में नहीं है, मार्च में नहीं है, अप्रैल में है, मई में नहीं है, जून में है, जुलाई में नहीं है, अगस्त में नहीं है। आपको पता है ना महीनों के दिन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जो चीजें ऊपर है उनमें 31 दिन, जो बीच में है वो 30। दुनिया जानती है। तो सिर्फ 2 महीने हैं हमारे पास 30 दिन के, अप्रैल और जून। तो कहने का मतलब है ए है ना, और जिसका बर्थडे 30 दिन के महीने में है ना, यानी कि अप्रैल या जून, उनके बीच में एक व्यक्ति है। इसकी ना कई सारी पॉसिबिलिटीज थी। 30 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, जून ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अप्रैल ये भी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। एच से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन वन हुज बर्थडे इज इन अप्रैल मंथ। एच उस व्यक्ति के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है जिसका जन्मदिन अप्रैल में है। तो अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, ये भी हिंट लिख लो, एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अप्रैल, जिसका यूज हम बाद में करेंगे। बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इज इन जून। बी उसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर है जिसका जन्मदिन जून में है। तो बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जून, ये भी हिंट है, इसको भी मैंने साइड में लिख दिया। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी। डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा लोग बैठे हैं, है ना। जी सिट्स लेफ्ट ऑफ डी, है ना। डी और जी के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति बैठे हैं। जो जी है वो डी के बाईं तरफ है, जी जो है वो डी के बाईं तरफ है। जी सिट्स लेफ्ट ऑफ डी, है ना, डी के लेफ्ट में जी है और 2 से ज्यादा लोग हैं। 2 से ज्यादा लोग कितने हो सकते हैं? 2 से ज्यादा लोग 3 हो सकते हैं, है ना। इससे ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। आप कहोगे सर 4 क्यों नहीं बैठा है आपने? क्योंकि टोटली हमारे पास कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठ गए, इसलिए जी और डी के बीच में 2 से ज्यादा लोग बैठेंगे तो मैक्सिमम 3 आएंगे, 3 से ज्यादा आ ही नहीं सकते। अब बेटा यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी थी कि ए और 30 के बीच में 1 का गैप है, तो डेफिनेटली 30 ये है 100%। लेकिन ये जून भी हो सकता है, ये अप्रैल भी हो सकता है, तो 2 संभावनाएं बनेंगी। दोनों संभावनाएं हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये जी हो गया। तो ए और 30 के बीच में 1 का गैप है, तो बेटा ये 30 अप्रैल भी हो सकता है और ये 30 हमारा जून भी हो सकता है। ये 30 अप्रैल भी हो सकता है, ये 30 हमारा जून भी हो सकता है। समझ रहे हो? ये वाला पॉइंट हमने यूज कर लिया। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, अप्रैल का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो ये हमारा एच हो गया। जून के थर्ड लेफ्ट में बी है, जून का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो ये हमारा बी हो गया। ये दोनों पॉइंट्स अभी पूरा पूरा यूज नहीं हुआ, यहाँ पर जून बचा है, यहाँ पर अप्रैल बचा है। चलिए साहब, नेक्स्ट, H and B are not immediate neighbor of D। H and B are not immediate neighbor of D। H और B D के पड़ोसी नहीं है।
एच और बी में से कोई भी डी के साथ नहीं बैठेगा, एच और बी में से कोई भी डी के साथ नहीं बैठेगा। चलिए अब मैं जून को बैठा सकता हूँ, जून को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जून का थर्ड लेफ्ट नहीं है, जून को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जून का थर्ड लेफ्ट नहीं है, जून को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जून का थर्ड लेफ्ट नहीं है। जो जून है, जून को यहाँ नहीं बैठा सकता, जून के थर्ड लेफ्ट पे बी नहीं आ सकता। जून को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, इसके थर्ड लेफ्ट पे बी आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है। जून यहाँ नहीं है क्योंकि ये अप्रैल है, जून यहाँ नहीं है क्योंकि इसके थर्ड लेफ्ट पे बी जो है वो डी के साथ नहीं आएगा, जून यहाँ नहीं है, इसके थर्ड लेफ्ट पे बी नहीं है। तो 100% जून ये है और इसके थर्ड लेफ्ट पे बी ये है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। अप्रैल को यहाँ बैठाओ, अप्रैल यहाँ नहीं आएगा, इसका थर्ड लेफ्ट नहीं है, अप्रैल ये नहीं है, इसका थर्ड लेफ्ट नहीं है, अप्रैल ये नहीं है, इसका थर्ड लेफ्ट नहीं है, अप्रैल ये नहीं है, इसके थर्ड लेफ्ट पे एच नहीं आ सकता। अप्रैल डेफिनेटली ये है, इसके थर्ड लेफ्ट पे एच यहाँ आ जाएगा, है ना। अप्रैल ये नहीं है क्योंकि जून है, अप्रैल ये नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट पे एच नहीं आ सकता क्योंकि एच जो है डी का नेबर नहीं है। अप्रैल ये नहीं हो सकता, उसके थर्ड लेफ्ट पे एच नहीं है। तो डेफिनेटली अप्रैल ये है और उसके थर्ड लेफ्ट पे एच ये है। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, और मेरे सामने दो संभावनाएं बच रही हैं। एफ्स बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 days। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ठीक है, एफ का जन्मदिन उस महीने में आता है जिसमें 30 से कम दिन है, 30 से कम दिन 29 और 28, यानी कि एफ फरवरी में पैदा हुआ और एफ डी का पड़ोसी नहीं है। एफ फरवरी में पैदा हुआ है और डी का पड़ोसी नहीं है, तो एफ बेटा 100% यहाँ आएगा। एफ डी का पड़ोसी नहीं है तो एफ यहाँ आएगा और एफ पैदा हुआ है फरवरी में। The one whose birthday is in January sits third to the left of the one whose birthday is in April। जिसका जन्मदिन जनवरी में आता है वह उसके बाई तीसरे स्थान पर है जिसका जन्मदिन अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी, अप्रैल का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो बेटा एच जनवरी में पैदा होगा। अप्रैल का थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो बेटा जो एच है वो कब पैदा होगा, एच पैदा होगा जनवरी में, एच पैदा होगा जनवरी में। द वन हुज बर्थडे इज इन जनवरी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। ये तो हो गया पॉइंट। अच्छा, द वन हुज बर्थडे इज इन मार्च सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन जनवरी। जिसका जन्मदिन मार्च में आता है वह व्यक्ति के दाएं दूसरा है जिसका जन्मदिन जनवरी। जनवरी के सेकंड नाइट में कौन है, मार्च। जनवरी का सेकंड नाइट 1 2, यहाँ पे मार्च नहीं आ सकता, ये संभावना गलत। जनवरी का सेकंड नाइट 1 2 ये जो व्यक्ति है ये मार्च में पैदा हुआ है। द वन हुज बर्थडे इज इन जुलाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, है ना। वह व्यक्ति जिसका जन्मदिन जुलाई में आता है सी के दाएं दूसरा है। सी के सेकंड नाइट में जुलाई है, बेटा सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, इसके सेकंड नाइट में जुलाई ये नहीं है। सी यहाँ है, इसके सेकंड नाइट में जुलाई है। सी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, इसके सेकंड नाइट में जुलाई नहीं है। सी यहाँ है, इसके सेकंड नाइट में जुलाई है, इसके सेकंड नाइट में जुलाई है। इमीडिएट नेबर ऑफ ई डजंट बोर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। ई के पड़ोसी का जन्मदिन, है ना, ई के पड़ोसी का जन्मदिन अगस्त माह में नहीं है। ई के पड़ोसी का जन्मदिन अगस्त माह में नहीं है। ई, ये ई है, इसका जो पड़ोसी है ये अगस्त में पैदा नहीं हुआ, तो अगस्त में होगा जी पैदा। तो ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये बन गया मई जून जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त। तो बेटा जी अगस्त, एच जनवरी, बी मई, ई मार्च, डी अप्रैल, सी जून, एफ फरवरी, ए जुलाई। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंफर्म हो गई, ये अरेंजमेंट हमारी कंफर्म हो गई। बेटा रेलवे का पी वाई क्यू तो ऑलरेडी हो गया, रेलवे का पी वाई क्यू तो ऑलरेडी हो गया, उसमें रेलवे का पी वाई क्यू ऑलरेडी मिक्स्ड हो गया। चलिए साहब, तो ये था एक खतरनाक सा क्वेश्चन, है ना, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, खतरनाक लेवल, कल की तरह ही था, कल वाले क्वेश्चन की तरह, है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाना, और मैं उम्मीद करूंगा इस वाले क्वेश्चन को आप सभी बना भी लोगे। इस वाले क्वेश्चन को बनाना, इस वाले क्वेश्चन को आप बना भी लोगे। बनाओ, जल्दी से बनाओ, फटाफट से, कम ऑन। इस वाले क्वेश्चन को आप सब बना लोगे। वॉइस बेटा, वॉइस आ रही है एकदम बढ़िया तरीके से। कल से शुरू करेंगे नया टॉपिक,
नई दिन नई शुरुआत। और सीटिंग अरेंजमेंट के बाद बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट के बाद कौन सा टॉपिक हमें कराना चाहिए, आप खुद बताओ। सीटिंग अरेंजमेंट के सीक्वेंस में कौन सा टॉपिक आता है ये बताना। सर सीटिंग अरेंजमेंट के सीक्वेंस में सीटिंग अरेंजमेंट के सीक्वेंस में कौन सा टॉपिक आता है? सीटिंग अरेंजमेंट के सीक्वेंस में आता है पजल चैप्टर। तो कल से हम पजल चैप्टर की शुरुआत कर लेंगे, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के सीक्वेंस में आता है पजल टॉपिक। जी हाँ, तो कल हम करेंगे पजल टॉपिक। टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल की लिंक बेटा मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। जब आप यूट्यूब चैनल ओपन करोगे ना, तो वही वो लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए साहब, तो काफी समय आप लोगों को दिया गया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की
कोशिश करना। ठीक है जी। हाँ जी, ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। DEFGHPQR एक सीधी रेखा में बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। इनमें से कुछ दक्षिण की ओर मुख करके बैठे जबकि कुछ उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, है ना। जी का मुख दक्षिण दिशा में है। जी फेसेस साउथ डायरेक्शन, जी का फेस साउथ डायरेक्शन में है, तो सिंगल पर्सन जी है जिसका फेस साउथ डायरेक्शन में है। ये हिंट है, हमने साइड में बना ली है। ठीक है। डी पी के बाएं चौथे स्थान पर है ना। डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। पी पंक्ति में किसी एक किनारे पर बैठा है, यानी कि टोटल कितने लोग हैं, कितने लोग हैं एक पंक्ति में, एक पंक्ति में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पी इस किनारे पर भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पी इस किनारे पर भी हो सकता है। एंड पी पंक्ति के किनारे पर है, डी पी के बाएं चौथा है, पी का बायां चौथा, पी का बायां, पी का फेस नॉर्थ में नहीं हो सकता क्योंकि इसके फोर्थ लेफ्ट पे कोई नहीं होगा, तो डेफिनेटली पी का फेस साउथ में, इसका फोर्थ लेफ्ट 1 2 3, इसके फोर्थ लेफ्ट पे कौन है, सॉरी फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, इसके फोर्थ लेफ्ट पे कौन है, डी। अच्छा, पी का फेस डेफिनेटली नॉर्थ में होगा, 1 2 3 4, इसके फोर्थ लेफ्ट पे कौन है, डी। डी का फेस हमें पता नहीं है फिलहाल। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस नॉर्थ। डी के जो दोनों इमीडिएट नेबर है उन दोनों का फेस नॉर्थ में है। डी के दोनों इमीडिएट नेबर का फेस कहाँ है, नॉर्थ में है। ई आर के बाएं दूसरे स्थान पर है ना। ई ई ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ई आर के सेकंड लेफ्ट पर है। आर डी का पड़ोसी नहीं है। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, है ना। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ई आर के सेकंड लेफ्ट पर है, और आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। आर और नीदर आर नॉर एफ सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ना तो आर ना ही एफ पंक्ति के किसी किनारे पर है। इसका मतलब आर डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, आर पंक्ति के किनारे पर नहीं है। ई आर के बाएं दूसरा है। बेटा आर का सेकंड लेफ्ट, अगर आर यहाँ है तो ये तो आर का लेफ्ट बन नहीं सकता, ये भी सेकंड लेफ्ट पे ना, यहाँ यहाँ ई नहीं आ सकता, तो आर ये भी नहीं है। आर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ना तो यहाँ पर ई आ सकता ना ही यहाँ पर ई आ सकता, तो कुल मिलाकर जो आर है, कुल मिलाकर जो आर है वो यहीं आएगा, कुल मिलाकर जो आर है वो यहीं आएगा। और आर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, ई। आर का फेस कहाँ होना चाहिए, इसका फेस नॉर्थ में होगा तो लेफ्ट इधर होगा, इसका फेस साउथ में तो लेफ्ट। 1 2, आर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, ई। आर डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, आर किनारे पर नहीं है, आर यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सेकंड लेफ्ट पे ई नहीं आ सकता, यहाँ सेकंड लेफ्ट पे ई नहीं आ सकता। आर यहाँ नहीं आएगा, ना तो यहाँ सेकंड लेफ्ट पे ई आ सकता ना ही यहाँ सेकंड लेफ्ट पे, तो डेफिनेटली आर ये है। आर का फेस कहाँ होना चाहिए कि आर के सेकंड लेफ्ट पे ई आ जाए, सर आर का फेस नॉर्थ में होना चाहिए, आर के सेकंड लेफ्ट पे ई आ जाएगा। अभी तक मेरी दोनों ही अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट गलत नहीं है ना, है ना। एफ का मुख जी से विपरीत दिशा में है, एफ का मुख जी से विपरीत दिशा में है, यानी कि एफ का जो फेस है, एफ का जो फेस है वो नॉर्थ में है, एफ का जो फेस है वो नॉर्थ में है। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिंग नॉर्थ, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसिंग नॉर्थ। एफ को यहाँ नहीं बैठा सकता, दोनों इमीडिएट नेबर का फेस नॉर्थ में नहीं है। एफ को यहाँ नहीं बैठा सकता, दो इमीडिएट नेबर नहीं है, या तो एफ यहाँ पर है या तो एफ यहाँ पर है। एफ को यहाँ बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं, एफ को यहाँ भी बैठा सकते हैं, एफ को यहाँ भी बैठा सकते हैं, 3 जगह बैठा सकते हैं एफ को, यहाँ पर 2 जगह बैठा सकते हैं, तो बाद में चेक करेंगे। एच क्यू के तुरंत बाईं ओर है, एच है ना, एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच है, ठीक है। क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच है, तो डेफिनेटली क्यू यहाँ तो आएगा नहीं, या तो क्यू इन दोनों में, एच और क्यू ये है, या एच यहाँ नहीं आ सकता, एच और क्यू या फिर एच और क्यू। अच्छा, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच है, तो कई सारी पॉसिबिलिटी है। एच क्यू के तुरंत बाईं ओर है, एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, ये भी हिंट मैंने लिख ली। जी के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन,
जी के जो इमीडिएट नेबर है उनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में है, जी यहाँ नहीं आएगा, दो इमीडिएट नेबर नहीं है, जी यहाँ आ सकता है, दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, जी यहाँ भी आ सकता है, दोनों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जी यहाँ भी आ सकता है, दोनों का फेस, अच्छा जी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि जी का फेस तो कहाँ है, जी का फेस तो साउथ में है, तो जी, जी की दो पॉसिबिलिटी है, जी ये भी हो सकता है, जी ये भी हो सकता है, जी यहाँ नहीं आ सकता, दोनों इमीडिएट नेबर का फेस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, जी ये नहीं हो सकता क्योंकि दो जी का फेस नॉर्थ में नहीं है, जी किनारे पर आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली जी ये है जिसका फेस साउथ में है, और दोनों इमीडिएट नेबर का फेस एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक का फेस नॉर्थ तो एक का फेस साउथ, और यहाँ पर जी को बैठाने की दो संभावनाएं हैं, जी ये भी हो सकता है और जी ये भी हो सकता है, तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो, इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो, ऊपर वाली अरेंजमेंट की एक पॉसिबिलिटी और बना लो, ये कौन है डी, ये कौन है ई, ये कौन है आर, ये कौन है पी, इसकी संभावना ये बना ली मैंने, है ना। अब बेटा जी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, जी का फेस साउथ में है, दोनों इमीडिएट नेबर का फेस एक दूसरे के अपोजिट हो गया, इसका नॉर्थ इसका साउथ, और जी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ, जी का फेस साउथ में है, दोनों इमीडिएट नेबर का फेस एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ठीक है। अब देखो एच जो है क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में है, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आ सकता, क्यू के लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आ सकता, क्यू के लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आ सकता, ये संभावना ही गलत हो गई, ये संभावना ही गलत हो गई, क्यू के लेफ्ट में एच कभी नहीं आ सकता, सर क्यू के लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आ सकता, क्यू के लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आ सकता, क्यू के लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आ सकता, ये वाली संभावना ही गलत हो गई, ये वाली संभावना ही गलत हो गई, सर क्यू के लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आ सकता, क्यू यहाँ भी हो सकता है और क्यू यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी क्यू हो सकता है, ठीक है, अगर क्यू ये है तो एच ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अगर क्यू ये है तो डेफिनेटली एच ये है ना, जी हाँ। ई के, ई के पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, ई के पड़ोसी, इस ई के जो दो पड़ोसी है, इसका साउथ तो इसका नॉर्थ हो गया, दोनों किनारों पर बैठे व्यक्तियों का मुख विपरीत दिशा में है, इसका फेस साउथ हो गया तो इसका फेस नॉर्थ हो गया, कोई पॉइंट छूट गया हमसे, हाँ छूट गया, सर क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू के लेफ्ट में एच नहीं है, क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू के लेफ्ट में एच आ सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है, और क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू के लेफ्ट में एच यहाँ तो नहीं आएगा, लेकिन क्यू के लेफ्ट में एच यहाँ आ सकता है, तो मेरे ख्याल से एच क्यू और एफ, एफ को बैठाओ, एफ ये हो नहीं हो सकता है, एफ इन दोनों में से कोई एक है, एक दो तीन, ये ये डी है, ये ई है, ये जी है, ये आर है, ये पी है, बेटा जो एफ है, एफ ये भी हो सकता है, एफ ये भी हो सकता है, बस दो ही पॉसिबिलिटी है, एफ किनारे पर तो हो नहीं सकता, अगर एफ ये है तो दोनों पड़ोसियों का मुख, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है, अगर एफ ये है तो दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में, और एफ का खुद का फेस भी कहाँ है, एफ का खुद का फेस नॉर्थ में है, अगर मैं एफ को यहाँ बैठाता हूँ तो बेटा क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट मैच, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट मैच, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट मैच यहाँ नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट मैच यहाँ आएगा, और ये अरेंजमेंट मेरी एकदम परफेक्ट है, ये अरेंजमेंट मेरी एकदम परफेक्ट है, ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है मेरी। अब मैं तुम्हें ना एक खतरनाक सा क्वेश्चन कराता हूँ। हम्म, मैं तुम्हें एक खतरनाक सा क्वेश्चन कराता हूँ, और ये जो खतरनाक क्वेश्चन है ना, अभी तक तो आप देख रहे थे कि इंग्लिश में एक पेज था और हिंदी में एक पेज था। ये खतरनाक क्वेश्चन के इंग्लिश में ही दो पेज आपको देखने को मिलेंगे, ये कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, दिस इज कॉल्ड कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट, हिंदी में भी दो पेज देखने को मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट।
चलिए सर बनाइए। हाँ जी। सर हम वीओडी सेक्शन से कंप्लीट कर लिए हैं और आज मेरा पहला कमेंट है। चलो वीओडी से पढ़ के कैसा लगा आपको? द वे यू टीच अस इज फिनोमिनल। बनाओ बेटा। ये क्वेश्चन कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कोडेड डायरेक्शन। और ये अपने आप में ही खतरनाक चीज है। कोडेड डायरेक्शन अपने आप में ही खतरनाक चीज है। बनाओ फटाफट। मैथ्स पढ़ो बेटा। मैथ्स भी पढ़नी जरूरी है, बिना मैथ्स के थोड़ी सिलेक्शन होगा। हाँ? लाइफ में गर्लफ्रेंड की कितनी जरूरत है, गुस्सा मत होना सब। गर्लफ्रेंड की जरूरत मतलब किस लिए है तुम्हें ये बताओ। है किस लिए है तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत? जब तुम या बॉयफ्रेंड की भी जरूरत किस लिए है? जब तुम पूरे दिन भर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम क्यों डिस्ट्रैक्शन चाहते हो अपनी लाइफ में, ये बताओ। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, पता है मैं आपको एक चीज बताऊं, है लाइफ में गर्लफ्रेंड की जरूरत कितनी है, बॉयफ्रेंड की जरूरत कितनी है और ऊपर से ये और लिख रहे हो गुस्सा मत होना। तो लाइफ में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की पता है जरूरत कितनी है? मैं आपको एक चीज बताऊं। जब मैं तैयारी किया करता था, है ना, जब मैं छोटा था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था, जब 10th 11th 12th कंपटीशन की जब मैंने तैयारी करी थी, तो हम लगातार पढ़ते थे सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। और तब तो लाइब्रेरी का भी कंसेप्ट नहीं था। अब तो आप लाइब्रेरी में बैठ के दूसरे को मोटिवेट होते हो, दूसरे को देख देख कर पढ़ते रहते हो। जब हम लाइब्रेरी में बैठते हैं तो, है ना, दूसरे को देखकर वो एनर्जी हमारे अंदर खुद पर खुद आती रहती है पढ़ने की। लेकिन पहले तो ऐसा होता नहीं था। पहले तो हमें खुद घर में पढ़ना पड़ता था। घर में टीवी भी चल रहा है, रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, कोई मतलब घर के बाहर से बारात निकल जा रही है, मतलब कुछ भी डिस्ट्रैक्शन चल ही रहा है। उन सारे डिस्ट्रैक्शन से बच बच के हम पढ़ाई किया करते थे। और यकीन मानो हमारा ब्रेक का टाइम पता है क्या होता था? जब हम खाना खाते थे ना, जो एंटरटेनमेंट का टाइम क्या होता था, जब हम खाना खाते थे तो उस खाना खाते के समय, उस आधे घंटे के दौरान जितनी देर हम टीवी देखेंगे, बस पूरे दिन का वही हमारा एंटरटेनमेंट होता था। और उस आधे घंटे के टीवी में चाहे एडवर्टीजमेंट आ रहे हो, चाहे कोई सीरियल आ रहा हो, चाहे कोई मूवीज आ रही हो, कोई मूवी आ रही हो, तो वही, है ना, वही हमारा एंटरटेनमेंट होता था। एडवर्टीजमेंट देख के ही हम खुश हो जाते थे उस आधे घंटे में। क्योंकि ना तो तब फेसबुक था, ना तब इंस्टाग्राम था, है ना, ना हमारा कोई टेलीग्राम चैनल था तब उस समय। मतलब कोई मोबाइल तो था ही नहीं, मल्टीमीडिया फोन कहाँ थे? जब मैंने 10th करी है उस समय तो नहीं थे 10th 11th 12th और कौन। तो समझ रहे हो, मतलब पूरे दिन में हम वो आधा घंटा भी निकालते थे, वो भी खाना खाते समय, बस वही एंटरटेनमेंट का पार्ट होता था। अब तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओगे तो तुम पूरे दिन में कितना एंटरटेन करोगे, ये बताओ अपने आप को। तो तुम पढ़ कहाँ पाओगे फिर? पढ़ने के लिए समय निकाल पाओगे? या तो सीधी सी बात है, अगर सक्सेस नहीं होना चाहते हो जीवन में, कुछ नहीं करना चाहते हो, तो जरूर गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, सब कुछ कर लो फिर। लेकिन जब, क्योंकि कंपटीशन बेटा बहुत टफ है ना, यहाँ पर
थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन अगर आप हुए अपने जीवन से तो कहानी खत्म, है ना। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर सकते हम इधर उधर की बातों में। एक एक घंटा, दो दो घंटे, पांच पांच मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्कान। हम्म। मुझे रीजनिंग सर एकदम नहीं आती थी, आपकी वजह से आने लगी, थैंक यू सर। मुस्कान मीना जी, पढ़ लीजिए आप। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपकी मुस्कान सर हर दर्द को दूर कर देती है। ऑल आर सिटिंग। आवाज ही चली गई थी हमारी, है वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है वॉइस। चलिए साहब। हाँ जी, अब तो आवाज आ रही है। 8 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 का मतलब है कलर। एक का मतलब लाल, दो का मतलब नारंगी, तीन का मतलब बैंगनी, चार काला, पांच भूरा। ये इक्वेशंस हमें सॉल्व करनी है। इन इक्वेशंस के जो मीनिंग है वो हमें यहाँ से पता चलेंगे, है ना। जैसे कि 7 5 7 हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब ये है कि पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। यस का मतलब 7 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट पकड़ो जिससे सबसे ज्यादा, है ना, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, कोई एक ऐसा लेटर जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। सर ये सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है। जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, जी यहाँ भी है, तो जी सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है, तो पहले जी को ही बनाओ, है ना। एच एंड ई। एंड का मतलब क्या है सर? एंड का मतलब है कि पी क्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर है। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। पी इज थर्ड। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। पी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। एच किसके थर्ड राइट में है? ई के। तो पहले ई को बैठाओ, पहले ई को बैठाओ, और इसके थर्ड राइट में एच है। इसका राइट हमारा राइट, इसका थर्ड राइट, एक दो तीन।
एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एच ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एच हो गई, एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। बहुत बढ़िया, ठीक है। ई डॉलर जी, डॉलर का मतलब है कि पी और क्यू पड़ोसी हैं, तो ई और जी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, ई और जी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, तो दो संभावनाएं बनेंगी, ई और जी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, तो बना देते हैं ई और जी को एक दूसरे का इमीडिएट नेबर। दो पॉसिबिलिटी तो देखो बनानी चाहिए, इतना शानदार क्वेश्चन है। एच से थर्ड टू द राइट ऑफ ई, एक दो तीन, एंड ई डॉलर जी का मतलब ई और जी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, एक बार जी को लेफ्ट में बैठाओ, एक बार जी को राइट में बैठाओ। अच्छा, अब एच ई जी से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है, एच ई जी से रिलेटेड ये रहा, एच ई जी से रिलेटेड, एच ई जी से रिलेटेड पॉइंट है ये सी एट द रेट जी। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है पी क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि सी जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी से सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, सी है ना, जी का सेकंड लेफ्ट एक दो, जी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, सी। और कोई पॉइंट देखो जो इससे रिलेटेड है, बी हैज ई, बी हैज ई, हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है एक दूसरे के विपरीत, तो बी और ई एक दूसरे के विपरीत है, ये ई है तो डेफिनेटली ये बी है, ये ई है तो डेफिनेटली ये बी है। और पॉइंट देखो जो इसी से रिलेटेड हो, और पॉइंट देखो जो इसी से रिलेटेड हो, देखो जी हैज फोर, जी हैज फोर, हैज का मतलब विपरीत, जी किसके विपरीत है, नंबर चार, जी किसके विपरीत है, जिसको नंबर चार का कलर पसंद है, जी किसके विपरीत है, जिसको नंबर चार का कलर पसंद है, जी किसके विपरीत है, जिसको नंबर चार का कलर पसंद है ना, जिसका नंबर चार का कलर पसंद है। अब आप इन दोनों पॉइंट को एक साथ यूज करो, इन दोनों पॉइंट को नहीं, इन दोनों पॉइंट को नहीं, इन दोनों पॉइंट को एक साथ यूज करो, टू हैज एफ और टू हैज थ्री, टू हैज एफ और टू हैज थ्री का मतलब क्या है, हैज का मतलब अपोजिट, बेटा दो किसके विपरीत है, एफ के, दो किसके विपरीत है, तीन के, यानी कि जो दो है वो एफ और तीन दोनों के विपरीत है, तो एफ को ही नंबर तीन का कलर पसंद है, तो एफ नंबर तीन यहाँ आ सकता है, इसके विपरीत दो आ सकता है। लेकिन एक और चीज है, नंबर तीन बेटा, नंबर तीन एफ जो है, डॉलर का मतलब है पड़ोसी, ये तीनों पॉइंट एक साथ यूज करो, एफ नंबर तीन एच का पड़ोसी है, एच का पड़ोसी कौन है, एफ नंबर तीन, तो एच का पड़ोसी ये नहीं हो सकता एफ, यही एफ होगा नंबर तीन, और नंबर तीन के विपरीत कौन है, जिसको नंबर दो कलर पसंद है, एच का इमीडिएट नेबर एफ नंबर तीन ये नहीं हो सकता, एफ नंबर तीन यही होगा, इसके विपरीत कौन है, जिसको नंबर दो कलर पसंद है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए जिस जिस पे अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, सर्कल मैंने किया हुआ है। अब कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं, अब कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं, सर यहाँ पर बचा हुआ है ये वाला पॉइंट, सात और पांच एक दूसरे के विपरीत है, और एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है बाएं दूसरा, और जो एक सात के बाएं दूसरा एक है, सात के विपरीत पांच आना चाहिए, सात ये नहीं है, सात ये नहीं है, सात के विपरीत पांच आ सकता है, और सात के बाएं दूसरा एक हो सकता है, सात यहाँ आ सकता है, सात के विपरीत पांच आ सकता है, लेकिन सात के बाएं दूसरा एक नहीं होगा, सात के विपरीत पांच नहीं होगा, सात यहाँ आएगा नहीं, सात के विपरीत पांच नहीं होगा, क्योंकि सात के बाएं दूसरा एक नहीं है, सात के बाएं दूसरा एक नहीं है, तो कुल मिला के सात यहाँ है, इसके बाएं दूसरे पे एक है, सात के बाएं दूसरा एक है, और सात के विपरीत कौन है, सात के विपरीत कौन है, नंबर पांच है ना। हाँ जी बेटा, सात ये नहीं है क्योंकि ये तो नंबर तीन है, ये सात नहीं है क्योंकि सात के विपरीत पांच नहीं आ सकता, ये सात के विपरीत पांच तो आ जाएगा, लेकिन सात के बाएं दूसरा एक नहीं आएगा, सात के विपरीत पांच तो आ जाएगा, लेकिन सात के बाएं दूसरा एक नहीं आएगा, सात यहाँ आएगा नहीं, सात यहाँ आएगा नहीं, सात के बाएं दूसरा एक नहीं आएगा, तो कुल मिला के सात सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, सात के विपरीत क्या है, नंबर पांच है, और सात के बाएं दूसरा कौन है, नंबर एक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब हमारे पास दो पॉइंट बचे सिर्फ और सिर्फ, ए परसेंटेज सिक्स, परसेंटेज का मतलब है बाएं तीसरा, ए जो है छह के बाएं तीसरा है, ए इज सिक्स, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स, सिक्स के थर्ड लेफ्ट में है, ये सिक्स नहीं है, ये सिक्स नहीं है, ये सिक्स नहीं है, ये सिक्स नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में ए नहीं है, ये सिक्स नहीं है, ये सिक्स नहीं है, ये सिक्स नहीं है, यही सिक्स है, इसका थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, तो डेफिनेटली ये ए है,
ये 6 नहीं हो सकता, ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, हो सकता है इसके थर्ड लेफ्ट पे ए आ सकता है। ये 6 नहीं, ये 6 नहीं, ये 6 नहीं, ये 6 नहीं, इसके थर्ड लेफ्ट पे ए नहीं है। तो ये 6 है, इसका थर्ड लेफ्ट 1 2 3। 6 के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? 6 के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? ए है। 6 के थर्ड लेफ्ट पे ए है। ये भी पॉइंट हो गया। अब फाइनली बस एक ही पॉइंट बचा है, 8 पावर सी। पावर का मतलब क्या है? पड़ोसी नहीं है। 8 और सी एक साथ नहीं बैठे, यानी कि 8 जो है वो सी के साथ नहीं है, तो 8 यहाँ पर है, बिल्कुल सही जवाब। 8 जो है वो सी के साथ नहीं है, तो जो 8 है वो यहाँ पर है, बिल्कुल सही जवाब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए बी सी, बचा कौन? डी। ए बी सी, बचा कौन? डी। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये दोनों ही संभावनाएं ठीक है। इस बार इस सीटिंग अरेंजमेंट के दोनों आंसर बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सही है। ये अरेंजमेंट भी हमारी एकदम सही है, और ये अरेंजमेंट भी हमारी एकदम सही है। ये दोनों अरेंजमेंट अपने आप में परफेक्ट अरेंजमेंट है। ये दोनों की दोनों अरेंजमेंट अपने आप में परफेक्ट अरेंजमेंट है, एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है दोनों की दोनों। हम्म ये दोनों ही अरेंजमेंट अपने आप में एकदम परफेक्ट है, समझ रहे हो? ये दोनों अरेंजमेंट अपने आप में परफेक्ट अरेंजमेंट है। दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट गलत नहीं है। दोनों में से कोई भी अरेंजमेंट हमारी गलत नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दोनों अरेंजमेंट के हिसाब से पूछे जाएंगे। आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, और कल हम शुरुआत करेंगे नया टॉपिक, पजल। ठीक है? क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का नेक्स्ट चैप्टर पजल ही बनता है, तो कल हम पजल पढ़ेंगे, और पजल के भी क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के हर पेपर में आ रहे हैं। अब एसएससी रेलवे के हर एग्जाम में पजल पूछी जा रही है, लेकिन हमें एसएससी के लिए यहाँ तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसएससी वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सीटिंग, एसएससी और रेलवे वाले बच्चों को सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन बनाने हैं, यहाँ तक। 14 14 तो ये क्वेश्चन थे, 11 इससे पहले थे, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन करने हैं बस। टोटल 25 अरेंजमेंट आपको बनानी है, टोटल 25 अरेंजमेंट। सारी अरेंजमेंट एसएससी रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है। एसएससी रेलवे वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये 25 अरेंजमेंट बनानी है, शुरू की 25 बस। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। ये लास्ट 2 क्लासेस छोड़ देना।